इसके अलावा अभी आप लोग पी ब्लॉक मेरे साथ देख रहे हो 13 और 14 नंबर ग्रुप। और अगर अभी तक भी आपने हमारे टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो बेटा लोग कर लो यार, वेदांतु नीट ऑफिशियल यही हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है। सो वेदांतु नीट ऑफिशियल ये हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, और अगर आपने अभी तक भी ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज आप उसे ज्वाइन जरूर करो। चलिए आगे बढ़ते हैं, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम चैप्टर को शुरू करते हैं। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि यस, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि हम लोग उड़ने वाले हैं, है ना, धूम मचाने वाले हैं, रंग जमाने वाले हैं। तो इसके लिए आपको कॉपी पेन लेके बैठना है। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन गाइस। क्या हम लोग शुरू कर सकते हैं? कैन वी स्टार्ट गाइस? क्या हम लोग शुरू कर सकते हैं? चलिए शुरू करते हैं फटाफट से आज के सेशन को। द पी ब्लॉक एलिमेंट, है ना। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले तो इसको पी ब्लॉक एलिमेंट बेसिकली क्यों बोला जाता है, रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन जिसके लिए इसको पी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। इसका रीजन ये होता है कि जितने भी एलिमेंट है उसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहां पे भरा जाता है? पी सबशेल में भरा जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे कि पी ब्लॉक एलिमेंट में कौन सा याद आता आपको? ग्रुप नंबर 13 और ग्रुप नंबर 14 का कोई भी एक एलिमेंट पकड़ लो। जैसे मान लो ग्रुप नंबर 13 में अपन को बोरॉन पकड़ लिया, ग्रुप नंबर 14 में कार्बन पकड़ लिया। और अगर मैं बोलूं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो इसका देखो एटॉमिक नंबर 5 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। क्या लिखोगे? 1s2, उसके बाद 2s2 एंड 2p1। जरा देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपने कहां पे भरा? p में, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? पी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। कार्बन में देखो 1s2, 2s2 एंड 2p2, लास्ट इलेक्ट्रॉन आपने कहां पे भरा? p में, इसीलिए इसको पी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट। चलिए पी ब्लॉक एलिमेंट सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आप पी सबशेल के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ग्रुप भी कितने होते हैं? 6। तो ग्रुप्स की जो संख्या होती है वो भी 6 ही होती है, क्योंकि इसमें आप 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। अच्छा, कौन कौन से ग्रुप होते हैं? ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 18। ग्रुप नंबर 13 कौन सा है? यस, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। ग्रुप नंबर 14 कौन सा है? कौन सी गीता, स्नेहा, प्रभा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। ग्रुप नंबर 15 कौन सा है? निक्टोजेंस, नापी ऐसे सबके बीच, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ग्रुप नंबर 16 कौन सा है? चलकोजेंस, ओ स्टाइल से टीपो मतलब ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। ग्रुप नंबर 17 कौन सा है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, फिर करबालाई, आंटी। और लास्ट में ग्रुप नंबर 18 कौन सा है? नोबल गैसेस। ठीक है, हेलोजन के बाद आता है नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। अब आपको पता होना चाहिए ऊपर से नीचे जब हम जाएंगे मेटल्स की संख्या, मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ने लगती है। तो ऊपर से नीचे जाने पर नीचे नीचे आप लोगों को क्या मिलेंगे? सारे के सारे मेटल्स। ग्रीन कलर में आपको जो दिख रहे हैं वो कौन है? मेटलॉइड। तो जो येलो कलर में दिख रहे हैं वो तो मेटल है, ग्रीन कलर में जो दिख रहे हैं वो मेटलॉइड है, और जो पिंक कलर में आपको दिख रहे हैं पिंकिश, वो नॉन मेटल है। ठीक है, वैसे बाय द वे बताओ, यहां 3 कलर दिया हुआ है, ग्रीन कलर, येलो कलर, पिंक कलर। आपका कौन सा है फेवरेट कलर? कौन बताएगा? फटाफट से बताओ, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो इस पूरे जो हमारा अभी चैप्टर जो चलने वाला है, जो वन शॉट में करेंगे, उसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? उसमें हम लोग ग्रुप नंबर 13 और ग्रुप नंबर 14 को पढ़ेंगे। मतलब हम लोगों को बोरॉन का फैमिली और कार्बन का फैमिली पढ़ना है। बाय द वे आपका कलर देखो, ज्यादातर बच्चे पिंक बोल रहे हैं, कोई ब्लू बोल रहा है, कोई ग्रीन बोल रहा है, पिंक बहुत लोगों ने लिखा है, पिंकिश हो तुम लोग सारे के सारे। चलो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। सभी का जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NS2 NP126। तो ये जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका। ठीक है, इनका जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 NP126। मतलब आप लास्ट में जो s ऑर्बिटल s सबशेल है वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन भरते हो, जबकि p सबशेल के अंदर आप 1 से लेके 6 इलेक्ट्रॉन तक भर सकते हो। वो डिपेंड करता है ग्रुप कौन सा है। अगर ग्रुप नंबर 13 है तो आप p में 1 भरते हो, 14 है तो p में 2 भरते हो, 15 है तो p में 3 भरते हो, 16 है तो p में 4 भरते हो, फ्लोरीन वाला ग्रुप यानी 17 ग्रुप है तो p में 8 भरते हो, और लास्ट सॉरी 7 भरते हो, और लास्ट वाला ग्रुप है तो p में 8 भरते हो।
सॉरी मैं क्या बोल रहा हूं यार, देखो ये वाला बोरॉन वाला तो पी में 1, कार्बन में 2, नाइट्रोजन में 3, ऑक्सीजन में 4, फ्लोरीन में 5 और यस नोबेल गैसेस में 6। मैं थोड़ा सा घूम गया, ठीक है। सो ये इस तरह से आपके इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इनका जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नीचे लिख चुका हूं और अब हम लोग आगे की जद्दोजहद को शुरू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसा कि मैं आपसे कह चुका हूं कि हमें एक्चुअली क्या पढ़ना है, ग्रुप नंबर 13 और ग्रुप नंबर 14 को पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग बोरॉन फैमिली की तरफ चलते हैं, जिसका सबसे पहला मेंबर है बोरॉन। उसके बाद आता है एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। पहले तो आपको पूरा ग्रुप याद होना चाहिए। इस ग्रुप को हम लोग बोरॉन फैमिली कहते हैं। ये पी ब्लॉक के अंदर सबसे पहला ग्रुप है। समझ में आता है? बहुत बढ़िया। चलिए तो सबसे पहले हम लोग इनके एटॉमिक नंबर देखते हैं। अगर बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है तो उसमें 8 जोड़ दो। 8 और 5 कितना होता है? 13। फिर उसमें 18 जोड़ दो। 13 और 18 कितना होता है? 31। फिर उसमें 18 जोड़ दो तो 49 आएगा। और फिर उसमें 32 जोड़ो तो 81 आएगा। तो आपको क्या जोड़ना है? 5, यानी बोरॉन में आपको पहले 8 जोड़ना है तो फिर आपको मिलेगा 13। फिर उसके बाद आप लोगों को 18 जोड़ना है तो फिर मिलेगा 31। फिर 18 जोड़ना है तो फिर 49 और फिर आपको 32 जोड़ना है तो मिलेगा 81। इस तरह से आप 8, 18, 18 और 32 जोड़ के ये मैजिकल नंबर्स हैं जिसके थ्रू आप इनके एटॉमिक नंबर्स को याद कर सकते हो। इस तरह से आप लोगों को टोटल याद रखने हैं, ठीक है। और बोरॉन का अगर मैं बोलूं तो 5 इलेक्ट्रॉन को भरने का तरीका क्या है? देखो 2s2 एंड 2p1। सबका जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? ns2 एंड np1। यही इनका जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब आपको पता है कि जो बोरॉन है बेसिकली वो सेकंड नंबर पीरियड में आता है। कौन से पीरियड में आता है? सेकंड पीरियड में। एल्यूमिनियम थर्ड पीरियड में आता है। गैलियम फोर्थ पीरियड में आता है। एंड इंडियम 5वें पीरियड में और थैलियम 6ठे पीरियड में आता है। तो आप देख लो इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही भरे हुए हैं। ये 2s2 2p1, 3s2 3p1, ठीक है। यहां देखो 4s2 4p1, 5s2 5p1 एंड 6s2 6p1। इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन जरा आप गौर से देखेंगे तो इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन्स को इसी तरह से भरा गया है। जरा आप चेक करिए और ये इनके जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस इस तरह से काउंट होते हैं। दिस इज हाउ यू कैन मेमोराइज दीज थिंग्स। बहुत सिंपल है, ठीक है। सो इस तरह से इसको लिखा जाता है। हीलियम में 2 होते हैं, उसके बाद 2 आपने यहां भरे और एक यहां पे। हीलियम के बाद नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जिनॉन। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आगे लिखा जाएगा। बहुत सिंपल है। चलिए अब यहां पर जरा इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स की तरफ चलते हैं। उसके अंदर हमें एक चीज पढ़नी होती है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को ध्यान से देखना है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। सबसे पहले तो आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर हम लोग बोरॉन की बात करें, बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम की बात करें, उसके बाद गैलियम की बात करें, फिर उसके बाद इंडियम की बात करें और थैलियम की बात करें, तो यहां पर बोरॉन आपको +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता दिख जाएगा। एल्यूमिनियम +3, गैलियम +3, फिर उसके बाद ये +3 एंड देन +1 और ये आपको +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। जरा आप चेक करो ऊपर से नीचे जाने पर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि +3 से आप कहां पर जा रहे हो? +1 की तरफ। मतलब समझो इनके जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ns2 np1। नीचे जाते जाते ये अंदर के दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना बंद कर देते हैं। नीचे जाते जाते ns2 के दोनों इलेक्ट्रॉन, अंदर के ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना बंद कर देते हैं। इसी को इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। इसीलिए इंडियम और स्पेशली थैलियम के लिए +1 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल माना जाता है, +3 इसके लिए अनस्टेबल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। दो द रीजन इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये किस वजह से होता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। तो चलो मैं आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट दिखाता हूं। एक्चुअली होता कुछ यूं है, आपको सबको पता है ये न्यूक्लियस है, उसके बाद ये आपका शेल नंबर 1 है, शेल नंबर 2, शेल नंबर 3, शेल नंबर 4, इस तरह से शेल्स हैं, है ना। ये तो आपको पता है कि एटम स्फेरिकल होता है और इसमें ये शेल्स आपको दे रखे हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। ऊपर से नीचे आने पर आपकी +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी बढ़ने लगती है। नाउ दो व्हाट इज द रीजन? दैट इज द क्वेश्चन। उसका रीजन ये होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि जो ns वाला ऑर्बिटल होता है ना बेसिकली वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास होता है और जिसकी वजह से वो अट्रैक्शन फील करता है। अब ऊपर से नीचे जाने पर ये ऐसा क्यों फील होता है? अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, मेरी बात को ध्यान से समझना, ऊपर से नीचे जाने पर आप लोगों को देखो बोरॉन में क्या डी इलेक्ट्रॉन होते हैं? नहीं। f इलेक्ट्रॉन होते हैं? नहीं।
एल्यूमिनियम में डी और एफ इलेक्ट्रॉन होते हैं? नहीं। लेकिन गैलियम से आपके डी सबशेल के इलेक्ट्रॉन, डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन भरने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद अपन इंडियम की बात करें तो उसमें भी डी और एफ में इलेक्ट्रॉन भरने शुरू हो जाते हैं। और थैलियम की बात करें तो यहां पर डी और एफ में इलेक्ट्रॉन भरते हुए दिखते हैं। और आपको मैंने पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया था, आप लोगों को याद होगा कि डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स की स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत पुअर होती है। यस और नो? डी और एफ इलेक्ट्रॉन की स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत पुअर होती है, और पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से अंदर वाला जो है सबशेल होता है NH2 वाला, उस पे न्यूक्लियस की पकड़ बहुत मजबूत होती है। और इस मजबूत पकड़ के चक्कर में ये पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्ड बनाने में। इसीलिए यहां पर +1 का ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है। बहुत सिंपल है। इनर्ट पेयर इफेक्ट को आप सिस्टमेटिकली यूं समझ सकते हो। देखो, 4th, 5th और 6th पीरियड जो होता है उसके अंदर आप लोगों को DNF ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, और DNF ब्लॉक के जो इलेक्ट्रॉन है उनकी शील्डिंग बहुत ही पुअर होती है, जबकि S ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग बहुत अच्छी होती है। तो यहां पर क्योंकि DNF ब्लॉक की शील्डिंग पुअर है, तो यहां पर NS वाले इलेक्ट्रॉन बेसिकली अट्रैक्टेड होंगे किससे? न्यूक्लियस से। और न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड होने की वजह से वो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो आसानी से बाहर नहीं निकलते। इसी को हम लोग इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। इसकी वजह से ही आप लोगों को बोरोन +3 दिखाता हुआ दिखता है, एल्यूमिनियम के लिए भी +3 दिखता है। लेकिन टाइटेनियम की बात करें तो टाइटेनियम आपका +3 नहीं दिखाता, यानी कि थैलिक नहीं बनाता, वो थैलस बनाता है। थैलस का मतलब +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। ये यूनिवेलेंट उसका स्टेबल होता है, ट्राइवेलेंट उसका स्टेबल नहीं होता। थैलियम का ट्राइवेलेंट यानी कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं होता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। अब हम आगे चलते हैं, केमिकल रिएक्शंस को थोड़ा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि भैया ये जो 13 नंबर ग्रुप की जो फैमिली है वो एयर के साथ कैसे रिएक्ट करती है। तो वो एयर के साथ, मान लो 13 नंबर ग्रुप में कौन कौन आता है, यहां पर बोरोन ले सकते हो, एल्यूमिनियम ले सकते हो, गैलियम ले सकते हो, इंडियम ले सकते हो, थैलियम ले सकते हो। जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो आपको अभी पढ़ के आए हो कि ऑलमोस्ट जनरली वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाएंगे। तो किस तरह के कंपाउंड आपको देखने मिलेंगे? B2O3 टाइप के कंपाउंड देखने को मिलेंगे, बड़ी कॉमन बात है। अब ई की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। जब उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओगे तो यहां पर E2O3 टाइप के कंपाउंड बनेंगे। बट अगर एयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो आपको भी पता है कि बोरॉन के ऊपर +3 होता है और नाइट्रोजन के ऊपर -3 होता है। इस हिसाब से वो कौन से कंपाउंड बनाएंगे? EN टाइप के कंपाउंड बनाएंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कैसा कंपाउंड बना रहा है। तो इनके ऑक्साइड जो दिखते हैं, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिकली होते हैं M2O3 टाइप के, और इनके जो नाइट्राइड होते हैं वो Mn टाइप के होते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान रखना है, दैट इज वेरी सिंपल। अगर आप लोगों को पता है कि इनका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है। समझ में आया? अब मैं आपको एक और बात बता देता हूं, जरा आप ध्यान से समझिए। Amorphous boron and aluminium on heating with air form the corresponding oxide and nitride। यहां पर बोरॉन और एल्यूमिनियम की जो एमोरफस फॉर्म होती है वो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्राइड बनाती है। अब समझिए, अगर आप लोगों ने ध्यान से समझिए, जो बोरॉन का ऑक्साइड है उसको पानी के साथ डाल दिया तो वो बोरिक एसिड बनाएगी, जिसको हम लोग ऑर्थोबोरिक एसिड भी कहते हैं। बोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H3BO3। यहां से पता लगता है कि जो बोरॉन का ऑक्साइड है वो एसिडिक है, क्योंकि इसने पानी के साथ मिलके एसिड की फॉर्मेशन करी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन अगर आप नीचे जाओगे, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है कि बोरॉन का ऑक्साइड तो एसिडिक होता है, लेकिन एल्यूमिनियम और गैलियम के ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। मतलब वो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर सकते हैं। इंडियम और थैलियम के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से लिख लो, काम आएगा। जिसको नहीं पता प्लीज आप इसको नोट डाउन करिए। नाउ दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि बोरॉन का ऑक्साइड एसिडिक होता है, एल्यूमिनियम और गैलियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, और इंडियम और थैलियम का जो ऑक्साइड होता है बेसिकली वो कैसा होता है? बेसिक होता है। मतलब समझो, ऊपर से नीचे जाने पर ऑक्साइड की एसिडिक स्ट्रेंथ घटने लगती है,
ऑक्साइड की एसिडिक स्ट्रेंथ ऊपर से नीचे जाने पर घटने लगती है। अब हम आगे देखें, आप देखो जरा रिएक्शन विद वाटर, अगर आप लोग यहां पर रिएक्शन कराना चाहो तो क्या होगा? अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन में बोरॉन पानी से रिएक्ट नहीं करता। बोरॉन नॉर्मल कंडीशन में पानी से रिएक्ट नहीं करता। अगर आपने मान लो घर पे एक बर्तन ले लिया, उसके अंदर बोरॉन डाला तो वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने वही बोरॉन बोरॉन की रिएक्शन अगर आपने स्टीम के साथ करवाई, स्टीम समझते हो, बहुत ज्यादा रेड हॉटेड पानी, तो वो तुरंत क्या करेगा? बोरिक एनहाइड्राइड बना लेगा, B2O3 की फॉर्मेशन कर लेगा। एनहाइड्राइड का क्या मतलब है? पानी नहीं है, B2O3 ऑक्साइड बनाया, इसको बोरिक एनहाइड्राइड भी कहते हैं, क्योंकि अगर आप इसको पानी में डाल दोगे तो बोरिक एसिड बना लेगा। साथ में हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है। मतलब बोरॉन में इतनी पावर होती है कि अगर स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा तो वहां से हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देगा। दैट इज रियली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू रिमेंबर और मगअप, कि बोरॉन की पानी के साथ, वो भी स्टीम फॉर्म में रिएक्शन कराने पर, वो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है। एल्यूमिनियम के साथ भी ऐसा ही होता है। अगर आप एल्यूमिनियम की बात करो तो पानी के साथ रिएक्ट करने पर Al2O3 बनाता है और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर देता है। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन देखो, अगर आप एल्यूमिनियम की बात करोगे तो वो तो मेटल है। अब मेटल बेसिकली क्या करता है? वो तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन गैस निकाल सकता है, तो सबको पता है। ये कोई बड़ी डील नहीं है। बड़ी डील है कि बोरॉन भी यही काम कर रहा है। हालांकि बोरॉन कैसा होता है? मेटलोइड होता है। समझ में आ गया? और एल्यूमिनियम मेटल है। तो दोनों में फर्क क्या है यहां पर? कि बोरॉन मेटलोइड होने के बाद भी रेड हॉट स्टीम के साथ हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल रहा है। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। इसके अलावा एल्यूमिनियम जो है बेसिकली डिकम्पोज करता है कोल्ड वाटर को। ये तो सबको पता है कि ठंडे पानी को भी अगर आप रिएक्ट करा दोगे एल्यूमिनियम से, तो वो यहां से हाइड्रोजन गैस को अलग निकाल देगा। नाउ दिस इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलिए, इसके अलावा अगर बात करें, चलो बोरॉन की बात हो गई, एल्यूमिनियम की बात हो गई। ना व्हाट अबाउट गैलियम और इंडियम? तो भाई साहब, सीखने लायक बात यह है कि गैलियम और इंडियम पानी के साथ कभी रिएक्ट करते ही नहीं। गैलियम और इंडियम चाहे प्योर पानी लेके आ जाओ, चाहे ठंडा पानी लेके आ जाओ, चाहे गर्म पानी लेके आ जाओ, तुम एड़ी चोटी का जोर लगा दो, है ना, कुछ नहीं, शक्तिमान बन जाओ, लाल चड्डी पहन लो, नीली पैंट के ऊपर लाल चड्डी पहन लो, मम्मी से लाल चुन्नी ले लो, मानेगा नहीं, ये रिएक्ट करते ही नहीं। मतलब समझो कि जो गैलियम और इंडियम होते हैं बहुत जिद्दी होते हैं। वो कहते हैं भैया पानी तेरा रंग कैसा, हमें तुझसे बात नहीं करनी। समझ में आता है? दे विल नॉट रिएक्ट विद वाटर। वो कहते हैं भैया हमको तुमसे नहीं है प्यार, तुम अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। आ रहा है समझ में? सो दिस इज द डील। लेकिन अगर हम लोग यहां पर बात करें, जरा आप देखो, अनलेस ऑक्सीजन इज प्रेजेंट थैलियम फॉर्म TiOH। आपको मैं मजे की बात बताता हूं कि जो थैलियम है वो पानी, ऑक्सीजन प्रेजेंट अगर होगा तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में पानी के साथ वो क्या करता है, यहां पर थैलियम का हाइड्रोक्साइड बना लेता है, क्योंकि थैलियम तो वैसे भी मेटल है। समझ में आता है? ऊपर से नीचे मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ती है, तो यहां पर ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में थैलियम का हाइड्रोक्साइड बना लेता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। अब चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। अब रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड्स और एल्कली पढ़ते हैं कि भैया कौन एसिड के साथ रिएक्ट करता है, कौन एल्कली के साथ रिएक्ट करता है, क्या होता है, जरा हम चेक करें। तो सबसे पहले आते हैं भैया, एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहां पर लिखी हुई है। मैं ये सवाल आप लोगों को बता देता हूं, जो मैं स्टार लगा रहा हूं वो सवाल काफी बार आपके नीट के एग्जाम में पूछा गया है। मैं अगर स्टार लगा रहा हूं तो आप समझ लो मैं कितनी तेजी से स्टार लगाता हूं, आपको पता ही है। बोरॉन डज नॉट रिएक्ट विद नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड लाइक HCl। बोरॉन HCl के साथ रिएक्ट करता ही नहीं। सब लोग नोट डाउन करो, बोरॉन HCl टाइप के एसिड के साथ रिएक्ट करता ही नहीं, मतलब जिसके पास ऑक्सीजन ना हो, ऑक्सो एसिड ना हो, विदाउट ऑक्सो एसिड के साथ कभी रिएक्ट नहीं करता। ये लिखा हुआ है नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड, मतलब ऑक्सो एसिड मान लो आप, मतलब HCl एक नॉन ऑक्सो एसिड है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं है, इसके साथ बोरॉन रिएक्ट नहीं करता। बड़ी सिंपल सी बात है और एक काफी बार पूछा गया सवाल है, और मैंने आपको स्टार लगवा दिया है, फिर मत कहना अरविंद सर ने बताया नहीं था, बताया था। लेकिन मैं आपको मजे की बात बताता हूं, हाई टेम्परेचर पर जो बोरॉन है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट कर लेता है, मतलब जो ऑक्सो एसिड होते हैं ना, बोरॉन उनके साथ रिएक्ट कर लेता है हाई टेम्परेचर पे। जैसे कि बोरॉन यहां पर HNO3 के साथ रिएक्ट कर सकता है। HNO3 इज बेसिकली एन ऑक्सो एसिड, जिसको हम लोग नाइट्रिक एसिड भी कहते हैं। H2SO4 के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, और अगर बोरॉन इनके साथ रिएक्ट करेगा तो बोरिक एसिड की फॉर्मेशन करेगा।
ऑब्वियसली यार, आप खुद ही देखो, बोरॉन किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो उसकी प्रॉपर्टी लेने की कोशिश करेगा, वहां से वो खुद क्या करता है, सामने वाले ऑक्सो एसिड के साथ रिएक्ट करके खुद का ऑक्सो एसिड बना लेता है, यानी कि बोरिक एसिड की फॉर्मेशन कर लेता है, और साथ में HNO3 से क्या करेगा, NO2 गैस को बाहर फेंक देगा। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन इसके लिए आपको याद करने की बात यह है कि आपको यहां पर HNO3 और H2SO4 दोनों लेना पड़ेगा, और इसको 2:1 में लेना पड़ेगा। मतलब 2 अगर इसके मोल होंगे तो 1 मोल इसका, इसके 3 लिए तो इसके 6 लेने पड़ेंगे, तब जाके ये काम होगा। लेकिन आपको मजे की बात बताता हूं कि बोरॉन जो है नॉन ऑक्सो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, वो हमेशा ऑक्सो एसिड के साथ रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के लिए उसको हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। उसके बाद वो क्या करता है, बोरॉन खुद ही का एसिड बना लेता है, सामने वाले एसिड के साथ रिएक्ट करके ऑक्सो एसिड बना लेता है। चलिए बाकी की बात करते हैं। तो भैया एल्यूमिनियम तो ऐसा है, चाहे आप नॉन ऑक्सो एसिड ले लो चाहे ऑक्सो एसिड ले लो, वो दोनों के साथ रिएक्ट करता है। एल्यूमिनियम में पार्शियलिटी नहीं होती। एल्यूमिनियम कहते हैं सीता भी मेरी और गीता भी मेरी, समझ रहे हो, कहता है HCl भी मेरा और HNO3 भी मेरा, समझ रहे हो, सीता भी मेरी और गीता भी मेरी। तो बेसिकली एल्यूमिनियम HCl के साथ रिएक्ट कर लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती वहां पे, और एसिड के साथ रिएक्ट करके वो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है, HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो। लेकिन अगर ऑक्सो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो पानी को लिबरेट करेगा। देखो दोनों में फर्क क्या है, अगर सिर्फ नॉर्मल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, लेकिन अगर उसने ऑक्सो एसिड के साथ रिएक्ट किया तो यहां से पानी को लिबरेट करता है। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। सबको समझ में आया? क्लियर है सब लोगों को? क्या बात है। अब अपन आते हैं एल्कली के साथ रिएक्ट कैसे करता है। तो देखो बोरॉन बड़ा स्पेशल है, मतलब मेरी नजर तो बोरॉन पे, अगर कोई बोरॉन बोरॉन इज अ काइंड ऑफ व्हाट वी कैन से, अगर कोई बोरॉन स्पेशल चीज होती तो मैं भैया जरूर ले लेता उसको। तो अब ध्यान से देखो बोरॉन की खासियत क्या है। बोरॉन रेजिस्ट द रिएक्शन विद एल्कली अप टू 773। ये याद कर लो कि 773 तक बोरॉन एल्कली के साथ रिएक्ट नहीं करता। 773 केल्विन टेम्परेचर तक बोरॉन एक्चुअली एल्कली के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन 773 के बाद देखो क्या करता है वो। 773 के बाद मतलब इतने टेम्परेचर के बाद वो एल्कली यानी कि बेसिक मीडियम में रिएक्ट कर लेता है, KOH के साथ रिएक्ट करके K3BO3 बनाता है, जिसको पोटेशियम बोरेट कहते हैं, और हाइड्रोजन गैस को वो लिबरेट करता है। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन एल्यूमिनियम के साथ ऐसा कुछ नहीं है। एल्यूमिनियम कहता है नो टेंशन नो वरी, आ जाओ तुम बारी बारी। तो एल्यूमिनियम क्या करता है, वो तो बेसिक मीडियम में रिएक्ट कर लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट बनाता है। और ये आपने कहां पढ़ा है, यह आप लोगों को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पढ़ाया जाता है। इसी तरह से गैलियम की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। गैलियम भी क्या करता है, NaOH के साथ रिएक्ट करके यहां पर जैसा एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहा है, गैलियम भी वैसा बनाता है। लेकिन नीचे नीचे पढ़ो क्या लिखा हुआ है, इसको स्टार लगा के लिख लो। इनको याद नहीं करना होता है, कई बच्चे सोचते हो पता नहीं याद करना पड़ेगा। देखो इनमें बेसिक चीजें याद करनी होती है, जैसे कि बोरॉन जो है 773 केल्विन तक बेसिक मीडियम से रिएक्ट ही नहीं करता। एल्यूमिनियम रिएक्ट कर लेता है, गैलियम रिएक्ट कर लेता है, लेकिन इंडियम और थैलियम जो है बेसिकली वो भी रिएक्ट नहीं करते। नीचे नीचे क्या लिखा हो जरा देखो, इंडियम एंड थैलियम, आयन एंड Tl, ये दोनों भी रिएक्ट नहीं करते। ये कहते हैं भैया हमें रिएक्ट नहीं करना। आ रहा है समझ में? तो ये छोटे छोटे सवाल पूछते हैं, वो आपसे केमिकल रिएक्शन नहीं पूछेंगे। कई बच्चे डर के टेंशन में आ जाते हैं, कौन इतने बड़े बड़े प्रोडक्ट याद करेगा। नहीं याद करने यार, आपको बेसिक चीजें पकड़नी होती है। आप नीट की तैयारी कर रहे हो, बोर्ड की तैयारी नहीं कर रहे हो, समझो बेसिक चीजें पकड़ो। चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि हेलोजन के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं ये लोग। तो देखो सबके ऊपर जनरली प्लस का 3 स्टेट होता है और x के ऊपर माइनस का 1 होता है। तो आप खुद ही सोचो कैसे कंपाउंड बनाएंगे, MX3 टाइप के। तो जनरली वो MX3 टाइप के कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन थैलियम एक्सेप्शन है। मैंने आपसे पहले कहा था कि थैलियम के साथ प्रॉब्लम होती है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की प्रॉब्लम होती है, तो वो प्लस का 3 कंपाउंड नहीं बनाता। बेसिकली अगर वो बना भी ले तो वो अनस्टेबल होता है और वो तुरंत यहां से क्लोरीन गैस को लिबरेट कर देता है और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड बनाता है। मतलब थैलियम क्लोराइड TLCl, थैलियम ब्रोमाइड TLBr। थैलियम आयोडाइड आगे रिएक्ट नहीं करता। बेसिकली यहां पर सीन कुछ ऐसा है कि +3 वाले कंपाउंड वो नहीं बनाता, समझ में आता है, वो +1 वाले कंपाउंड बनाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। +3 वाला कंपाउंड आयोडाइड के केस में तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये क्यों हुआ? दिस इज बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से हुआ। आता है सबको समझ में? नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। तो बेसिकली ये ट्राई हैलाइड बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि यस बोरॉन फ्लोराइड, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे इनकी एक खास बात होती है। पूछो क्या?
इनकी खास बात ये होती है कि अगर मैं बात करूं BF3 की या फिर मैं बात करूं AlCl3 की, तो बेसिकली ये क्या है, दीज आर कोल्ड लुईस एसिड। क्या कहलाते हैं? लुईस एसिड। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे BF3 को, तो भाई साहब BF3 में बोरॉन टू फ्लोरीन, यहां पर 3 बॉन्ड है। अब 3 बॉन्ड के हिसाब से अगर आप देखोगे तो टोटल इनके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है, 6 ही इलेक्ट्रॉन है। तो बेसिकली ये क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इनको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड कहा जाता है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है तो बेसिकली इनको क्या कहा जाता है? दीज आर कोल्ड लुईस एसिड। इनको हम लोग लुईस एसिड कहते हैं। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बताओ मुझे। लुईस एसिड कहा जाता है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सारे लुईस एसिड है। अब ये क्या करेंगे? ये लुईस एसिड किसी बेस को पकड़ेंगे, जैसे कि अमोनिया से रिएक्ट कर लिया और वहां पर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेंगे, क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए। देगा कौन? जिसके पास है। तो मान लो कि BF3 का रिएक्शन अगर आप करा दो किसके साथ? अमोनिया के साथ, जिसमें नाइट्रोजन है, वो क्या करेगा? अपने पास लोन पेयर है तो वो बोरॉन को प्रोवाइड कर देता है और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यहां पर बना लेता है। तो एक लुईस एसिड है तो दूसरा लुईस बेस है। दैट्स वेरी सिंपल। ओके, अब हम आगे बात करते हैं। तो इसीलिए अगर आप बात करो AlCl3 की भी, तो AlCl3 आपको पता है ये डाइमर फॉर्म में रहता है। ये डाइमर फॉर्म में क्यों रहता है? कारण क्या है? क्योंकि AlCl3 एक लुईस एसिड है। समझ में आ गया? अपने इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए ये दूसरे के साथ, जरा देखो, यहां से इस कंपाउंड का क्लोरीन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है इस एल्यूमिनियम को, ताकि इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। यहां से इस कंपाउंड का क्लोरीन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इस एल्यूमिनियम को प्रोवाइड कर रहा है ताकि उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो यहां पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिए? इस क्लोरीन ने। यहां पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिए? इस क्लोरीन ने। और ये डाइमर की फॉर्म में रहता है। ये डाइमर की फॉर्म में क्यों रहता है? बिकॉज ऑब्वियसली यार इनका ऑक्टेट पूरा नहीं है। आ रहा है समझ में? तो इस तरह से डाइमर की फॉर्म में रहता है। ये सामने ऊपर की तरफ देखो स्ट्रक्चर बन रहा है। सो दीज आर कॉल्ड डाइमर फॉर्म ऑफ AlCl3। अब हम बात करेंगे एनोमलस बिहेवियर ऑफ बोरॉन। बोरॉन का विचित्र बिहेवियर, मतलब ऐसा बिहेवियर जो बड़ा अजीब लगता है। समझ में आता है? तो चलो अब आगे शुरू करते हैं आगे के लेक्चर को। उससे पहले मैं थोड़ा सा कुछ खा लेता हूं। आप लोग बताओ, अभी तक सब कुछ समझ में आया? अगर कोई सवाल है तो यू कैन आस्क राइट नाउ। कोई सवाल है? विचित्र, विचित्र मतलब एनोमलस। somebody saying कि ये एनोमलस क्या होता है? एनोमलस का मतलब होता है विचित्र। विचित्र का मतलब होता है अजीब। समझ में आया? तो बेसिकली बोरॉन क्या होता है? बोरॉन अजीब बिहेव करता है। अजीब है ना? वियर्ड, VIRED, वियर्ड। समझ में आया? तो अब हमें पढ़ना है कि भैया बोरॉन का बिहेवियर इतना अजीब क्यों होता है। ठीक है, चलो तो अब हम लोग शुरू करते हैं कि भैया बोरॉन का इतना अजीब बिहेवियर क्यों होता है। सबसे पहले तो बोरॉन सबसे छोटा मेंबर है। इसकी एटॉमिक साइज सबसे स्मॉल होती है। इसकी वजह से यहां पर फजान रूल के हिसाब से आप लोगों को छोटी साइज की वजह से पोलराइजेबिलिटी इसकी ज्यादा होती है। दूसरा, यहां पर कोई डी ऑर्बिटल खाली नहीं होते। एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल की वजह से भी ऐसा होता है। तीसरा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होती है अपने ग्रुप में। अगर बाकी से कंपैरिजन करो, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ऊपर से नीचे जाने पर आपको सबको पता है कि साइज में इंक्रीमेंट होता है, साइज बढ़ता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है तो सबको पता है ना? तो बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होती है और उसका नंबर होता है 2। बाकी मेंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, पूरी पीरियोडिक टेबल में कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। और इसकी जो आयनाइजेशन थेरेपी होती है वो भी हाईएस्ट होती है, क्योंकि आपको भी पता है कि साइज के बढ़ने से आयनाइजेशन थेरेपी घटती है। तो इस हिसाब से बोरॉन की आयनाइजेशन थेरेपी सबसे हाईएस्ट होती है। तो बोरॉन बड़ा विचित्र तरह का है। तो क्या खास बात होता है बोरॉन में, जरा हम लोग उसको देखें। तो मैं कुछ खास बातें बताता हूं। सबसे पहले बोरॉन क्या होता है? हार्ड ब्लैक कलर्ड नॉन मेटल है। अगर आप देखोगे तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में कुछ ऐसा पाया जाता है और यहां पर एमोर्फस फॉर्म में कुछ ऐसा होता है। हार्ड क्रिस्टलाइन फॉर्म का ब्लैक कलर का नॉन मेटल है ये बोरॉन, जो कि बहुत कम बच्चों को पता होता है। जबकि अगर अपन एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम तो सबने देखा हुआ है ना? यहां पर गैलियम की बात करें तो गैलियम आसानी से पाम पे पिघल जाता है, वो भी सिल्वरी कलर का होता है। इंडियम भी थोड़ा बहुत सिल्वरी कलर का होता है। ज्यादातर मेटल आपको सिल्वरी ग्रे कलर के मिलेंगे, ग्रे, सिल्वर, व्हाइट, ऐसे
थैलियम भी ऐसा ही कलर का होता है, लेकिन बोरॉन आपको ब्लैक कलर का मिलेगा। दूसरा, बोरॉन जो है अपने पूरे ग्रुप में अकेला ऐसा एलिमेंट है जो कि एलोट्रोपी शो करता है। बोरॉन शो एलोट्रोप्स, अकेला ऐसा है जो कि मतलब एक ही एटम से वो बहुत सारे रूप धारण कर सकता है, बहुत सारे रूप मतलब बहुत सारी फॉर्म बना सकता है, उसी को एलोट्रोप कहते हैं। इसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म भी अवेलेबल होती है, इसकी एमोर्फस फॉर्म भी अवेलेबल होती है, लेकिन बाकी किसी का भी अगर कोई और को पूछे कि कोई और एलोट्रोप दिखाता है तो कोई नहीं दिखाता। तो बोरॉन अकेला ऐसा है जो कि एलोट्रोप्स दिखाता है। भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एलोट्रोपी नेचर रखता है, जो बहुत कम बच्चों को पता है कि बोरॉन का एलोट्रोपी नेचर होता है ना। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा ये कि अमंग दी एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 13 बोरॉन हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ऊपर से नीचे जाने पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट घटता है, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है। समझ में आ गया। एंड हैज द मोस्ट स्टेबल हाइड्राइड इन द ग्रुप नंबर 13। मजे की बात यह है, मतलब ये एक तरह का बड़ा विचित्र व्यवहार है उसका, मतलब अजीब सी प्रॉपर्टी है कि मतलब ये नॉन मेटल है, उसके बावजूद भी इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट है, और इसका जो हाइड्राइड होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। इतना स्टेबल हाइड्राइड किसी का है ही नहीं। ग्रुप नंबर 13 की बात कर रहा हूं। बोरॉन इज नॉट अटैक्ड बाय, बोरॉन कभी भी नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के द्वारा अटैक नहीं किया जा सकता। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए थे कि अगर आप बोरॉन की रिएक्शन HCl के साथ करवाओगे तो कोई रिएक्शन नहीं होती, जबकि बाकी सारे रिएक्शन करते हैं। ये अटैक ही नहीं कर सकता बोरॉन के ऊपर, कुछ नहीं होगा बोरॉन को, है ना। इसके अलावा बोरॉन बोरॉन यहां पर कोवलेंट कंपाउंड बनाता है क्योंकि वो नॉन मेटल है। आ गया समझ में। एक्सट्रीमली स्मॉल है, जिसकी वजह से उसमें आयनिक कैरेक्टर भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं, कोवलेंट कैरेक्टर भी देखने को मिलते हैं। बोरॉन अकेला ऐसा मेंबर है जो कि मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बोरॉन के अलावा मैग्नीशियम के साथ कोई भी रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि बाकी सब मेटल है और मेटल मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता। बोरॉन नॉन मेटल है जो कि मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम बोराइड बनाता है। मैग्नीशियम बोराइड का फॉर्मूला होता है Mg3b2। नोट डाउन करिए प्लीज, नोट डाउन करिए। किस किस ने लिख लिया चैट सेक्शन में लिख के बताओ कि हाँ सर हमने तो लिख लिया। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग भाई, मानना पड़ेगा कि अकेला ऐसा मेंबर है जो कि मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि बोरॉन बेसिकली नॉन मेटल होता है, वो मेटल के साथ रिएक्ट कर सकता है, बोराइड बनाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जिसमें बोरॉन नेगेटिव और मैग्नीशियम पॉजिटिव होता है, और तो कोई रिएक्ट नहीं करेगा। आपने कभी सुना है कि कभी एल्यूमिनियम ने मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट किया हो? कभी नहीं सुना होगा। समझ में आ रहा है? लेकिन बोरॉन करता है। इसी तरह से बोरॉन की बात करें तो बोरॉन कभी भी, ये देखो, कम टेम्परेचर पे पानी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता। मजे की बात देखो, बोरॉन का पानी के साथ रिएक्शन भी कम टेम्परेचर पर नहीं होता, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। बोरॉन जब भी रिएक्ट करेगा ऑक्सो एसिड के साथ तो बोरिक एसिड बनाता है, H3BO3, और NO2 गैस को बाहर निकालता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे यहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन। बोरॉन की केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो बोरॉन का अगर आप किसे बेसिक मीडियम में, हाईली बेसिक मीडियम से रिएक्शन कराओगे, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवा दिया, तो वो तुरंत क्या बनाएगा? सोडियम बोरेट बनाएगा। Na3BO3 सोडियम बोरेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देता है। समझ में आ गया। तो ये यहां पर मेटल की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब बेस के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर रहा है। अगर ऑक्सो एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो बोरिक एसिड बना लेगा और साथ में NO2 गैस को बाहर निकाल देगा। ये रिएक्शन बहुत बार पूछी गई है, इसलिए आप लोगों को अभी ये चौथी बार दिखाई दे रही है कि बोरॉन HNO3 के साथ रिएक्ट करके बोरिक एसिड और NO2 गैस को बाहर निकालता है। ये सवाल यहां पर पूछा गया है कि गैस कौन सी बाहर निकलती है। प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। जिसने लिख लिया वो चैट सेक्शन में लिखो कि हाँ सर मैंने लिख दिया। कौन कौन ऐसा है जिन्होंने लिख लिया? बोरॉन का रिएक्शन HNO3 के साथ, ये याद कर लो, मैं गारंटी देता हूं इस पे सवाल आएगा। बताओ किस किसने लिख लिया? बोरॉन का रिएक्शन HNO3 के साथ, बताओ। NO2 गैस बाहर निकलता है और H3PO3 बोरिक एसिड बनाता है। नाउ दिस इज रियली वेरी 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 इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट थिंग। लिख लिया? yes, this is for J2 beta. Chemistry is chemistry. It is not differentiate for NEET or for JEE bro. That's really awesome. तो ये केमिकल रिएक्शन चौथी बार आ गई है, फिर मत कहना मैंने बताया नहीं। समझ में आ गया? क्या बात है, क्या बात है। सख्त लौंडा। ये जानते हो इसको कौन है? दिस इज जाकिर खान।
द फेमस कॉमेडियन। ठीक है, तो क्या बात है, क्या बात है। अब हम लोग आगे चलते हैं, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सम इंपॉर्टेंट बोरॉन के कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग आर्टिकल्स पढ़ने वाले हैं, कुछ कंपाउंड पढ़ने वाले हैं, जैसे कि बोरेक्स। बोरेक्स का सबसे पहले फॉर्मूला याद कर लो भाई। बोरेक्स का फॉर्मूला आता है, लिख लो पहले तो। बोरेक्स का फॉर्मूला सारे के सारे चैट में लिखोगे, बाहुबली की कसम चैट में लिख लेना, Na3B4O7 लिखो। बाहुबली साम्राज्य के भैंसिया की कसम। यहां पर 2 सोडियम होते हैं, 4 बोरोन होते हैं और 7 ऑक्सीजन होते हैं और 10 पानी के मॉलिक्यूल होते हैं। देखो संख्या बढ़ रही है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 + 3 7, 7 + 3 10। समझ में आ गया? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 + 3 7, 7 + 3 10। याद रखोगे? याद करने कितना बढ़िया तरीका बताया, इससे बढ़िया तरीका मिलेगा तुम्हें? ठीक है, होता है यहाँ पे सोडियम, कितने होते हैं? 2, बोरॉन होते हैं 4, ऑक्सीजन होती है 7, पानी के मॉलिक्यूल होते हैं 10। समझ में आया? याद हो गया सबको? भैया ये फॉर्मूला बहुत बार पूछा जाता है, सबको समझ में आया? अब यहाँ पर खास बात यह है कि अगर आप बोरेक्स, एनहाइड्राइड बोरेक्स को पानी में डाल दोगे, ठीक है, तो यहां से वो क्या करता है, सोडियम का हाइड्रोक्साइड और यहां पर बोरिक एसिड को रिलीज करता है। वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे ही आप इसको पानी में डालते हो, सोडियम का, तो क्योंकि सोडियम मेटल है तो वो क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड। बोरॉन नॉन मेटल है तो वो क्या बनाएगा, एसिड, तो वो ये H3BO3 बना लेता है और वो क्या बना लेता है, NaOH बना लेता है। समझ में आ गया? वेरी सिंपल। दूसरा, यहां पर बोरेक्स बीड टेस्ट होता है, ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। नाउ व्हाट इज बोरेक्स बीड टेस्ट? तो इसको पढ़ते हैं कि भैया बोरेक्स बीड टेस्ट क्या है। बोरेक्स बीड टेस्ट में आप क्या करते हो, सबसे पहले आप ना एक प्लेटिनम का लूप बनाते हो। एक ऐसा एक चमची टाइप का कुछ ले लो, उस पे आप प्लेटिनम का लूप बनाओ ऐसा। समझ में आ गया? अब उसमें आप प्लेटिनम के लूप को इलेक्ट्रिसिटी दो या गर्म करो, जो भी करना चाहो, इस लूप को गर्म कर लो। अब उस पे आप क्या करो, बोरॉन के पाउडर को फेंको, है ना, या रखो। तो यहां पर बोरोन का जो पाउडर है बेसिकली हीट करोगे तो ये क्या होगा, हीटअप होगा। हीटअप होने के बाद आपका ना ऐसा एक बोरेक्स का बीड तैयार हो जाएगा। अब आप लोग कहेंगे कि बोरेक्स का बीड का मतलब क्या है, तो मैं आपको समझाता हूं। देखो सबसे पहले तो आप बोरेक्स डेका, इसकी केमिकल रिएक्शन को देखो। यही 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 3 7 और 7 3 10, ये बोरेक्स का फॉर्मूला था। जब आप इसको हीट करोगे तो 10 पानी के मॉलिक्यूल उड़ जाएंगे, तोते की तरह उड़ जाएंगे, ऐसा है ना। कैसे उड़ेगा, चल मसक कली उड़ मसक कली, उड़ गए। भैया इतना गर्म करोगे तो कोई भी उड़ जाएगा, ये तो 10 पानी के मॉलिक्यूल थे। तो उसके बाद वो बनाएगा Na2B4O7। फिर अगर आपने उसको हीट किया, भाई साहब आप रुक ही नहीं रहे हो, आप पहले पानी के मॉलिक्यूल उड़ा दिए, फिर आप उसको और गर्म करे जा रहे हो। और गर्म करोगे तो यहां पे आपका B2O3 बाहर निकलेगा, जिसको बोरिक एनहाइड्राइड कहते हैं। पानी और अलग निकल जाएगा, बोरिक एनहाइड्राइड बनेगा। और एक्चुअली B2O3 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, B2O3 को ही हम लोग बोरेक्स बीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोरेक्स बीड बोलते हैं। अब यही रिएक्शन करेगा B2O3 जो एनहाइड्राइड ऑक्साइड है बोरोन का, बोरेक्स बीड इसी को कहते हैं। साथ में यहां पर सोडियम मेटाबोरेट बनेगा। हमें इससे कुछ खासा मतलब नहीं है। अब आप कहोगे सर टेस्ट क्या है, तो देखो होता कुछ यूं है कि जो बोरेक्स बीड होती है, उस बोरेक्स बीड को जब आप कोबाल्ट ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हो, ध्यान से सुनना, ये जो बोरेक्स बीड है जिसका फॉर्मूला है B2O3, जब आप उसको कोबाल्ट के ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हो तो आपके पास ये कोबाल्ट का बोरेट बनता है, जो कि ब्लू कलर का होता है। मेन चीज आपकी यही है कि ये जो ब्लू कलर जो पैदा हुआ, ठीक है, ये जो ब्लू कलर आपको निकल के आ रहा है, इसी, अगर ब्लू कलर दिख रहा है इसका मतलब इसी को क्या बोलते हैं भैया, यहां पर बोरेक्स है। यानी कि बोरॉन के कंपाउंड बोरेक्स को ही देखने के लिए आपने टेस्ट किया था, इसीलिए इसको बोरेक्स बीड टेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर बोरेक्स की बीड को इस्तेमाल किया जाता है। बीड यानी कि इट्स नॉट पॉटी, डोंट, हाँ वैसे कह सकते हैं कि भैया, है ना, इतना बड़ा आदमी था, लास्ट में पचक करके एक छोटी सी बूंद छोड़ गया। मतलब जरा समझो, इतना बड़ा फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला था, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 3 7 और 10 पानी के मॉलिक्यूल। इतना बड़ा आदमी आपने गर्म कर करके एक छोटी सी इसकी पोटी निकाल ली, पोटी मतलब बीड निकाल लिया, और फॉर्मूला क्या बच गया, B2O3। समझ में आ गया? अब इसी पोटी, इसी बीड का रिएक्शन आपने किसके साथ करवा दिया, कोबाल्ट ऑक्साइड के साथ।
जैसे ही आप रिएक्शन कराओगे आपको ब्लू कलर का एक क्या मिलेगा, एक कंपाउंड मिलेगा, ये ब्लू कलर का कंपाउंड होगा। अब आप इसी को क्या कहते हैं, इसी को बोरेक्स बीड टेस्ट कहा जाता है। सबको याद हो गया, सही है। मुझे ना मुझे फोटो याद आ गई, तो इट्स अ काइंड ऑफ जोक कि एक जादूगर था, तो जादूगर ने ना एक बंदे को बिठाया, है ना, वो फोटो बड़ी फनी थी। तो इट्स अ जोक है ना, ज्यादा सीरियसली मत लेना, बट हाँ हंसना जिंदगी का नाम है। तो वो जादूगर क्या कहता है ना, एक बंदे को बिठाता है स्टेज पर, वो ना पोटी पोजीशन में बैठ जाता है, वो बंदा यहाँ पर पोटी पोजीशन में बैठ गया, ठीक है, मतलब ऐसे बिठा दिया उसको यूं करके। अब क्या हुआ कि ये बैठ गया। अब ना जादूगर ने कहा मैं जादू दिखाता हूं, तो उसने क्या किया ना, एक वो कपड़ा लिया, एक बड़ी सी कंबल, और उसके आगे लगाई पहले, तो यहां पर ना बड़ी सी एक कंबल लगा दी, बोले कि, और उस कंबल को हिलाया उसने और फिर उसने हटाया, तो पहले से आधी बैठा था, बाद में क्या हुआ, जैसी जैसी हटाया, तो चद्दर हटाते ही क्या दिखा, नीचे देखो ये जादू। तो ये एक फोटो थी, एंड मेरे को बड़ी हंसी आई, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो बेसिकली जब जब चद्दर रखी थी तब तो कुछ था नहीं, चद्दर हटाया तो उसने पोटी कर दी थी, तो सारी मतलब जादूगर की कहता है देखो जादू दिखा रहा हूँ, तो जादूगर ऐसे ही होते, पागल बनाते हैं। चलो इसको बोरेक्स बीट टेस्ट कहते हैं, सबको समझ में आ गया बोरेक्स बीट टेस्ट क्या होता है। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास H3BO3 या फिर बोरिक ऑर्थोबोरिक एसिड भी कहते हैं, एक ही होता है जिसको ऑर्थोबोरिक एसिड कहते हैं। इसको मैं ना अपनी भाषा में मैं इसको गुजराती एसिड कहता हूं। क्या कहता हूं? गुजराती एसिड। दिस इज कॉल्ड गुजराती एसिड। ज्यादा दांत निकाल लिया, सारे दांत टूटेंगे तुम लोगों के, है ना। चलो तो अब हम नाउ विल टॉक अबाउट गुजराती एसिड। तो गुजराती एसिड ये मैं बोलता हूं, बुक में मत ढूंढने लग जाना कहीं, पता लग बुक में ढूंढ रहे हो कि गुजराती एसिड कहां लिखा। मैं इसको गुजराती एसिड बोलता हूं क्योंकि बहुत समझदार एसिड है, ठीक है। गुजराती कैसे होते हैं? गुजराती तो दिमागदारी होते हैं, और गुजराती को गोबर भी बोलोगे तो वो भी बेच के आ जाएगा। तो ये गुजराती एसिड है, ठीक है। ये क्या करता है? बहुत शाना है। ये क्या करता है? इसको गुजराती एसिड क्यों बोलते हैं? मैं क्यों बोलता हूं गुजराती एसिड? क्योंकि ये क्या करता है ना, पानी के साथ रिएक्ट करता है भाई साहब, और ये पानी के साथ रिएक्ट करके ये खुद तो कुछ नहीं देता, है ना, और सामने पानी से कुछ ले लेता है, पानी से OH माइनस आयन ले लेता है, खुद कुछ नहीं दे रहा। सामने वाले से OH माइनस आयन लेके BOH और O4 माइनस बना लिया, मतलब खुद की तरक्की हो गई, और पानी से आपको H प्लस दिला रहा है। जनरली एसिड क्या होता है? जनरली एसिड ये होता है कि मान लो HCl एक एसिड है, तो वो HCl खुद कुर्बानी देगा, बोलेगा मैं तुमको H प्लस दूंगा और साथ में Cl माइनस दूंगा। तो H प्लस देता कौन है? H प्लस ये दे रहा है, ये एसिड खुद देता है। लेकिन ये डेढ़ शाना है। नो, डेढ़ शाना क्या है? ये क्या करता है? पानी से OH माइनस ले लेगा और पानी का H प्लस आपको प्रोवाइड करेगा, मतलब खुद कुछ नहीं देता, सामने वाले से दिलवाता है। इसलिए मैं इसको क्या बोलता हूं? मैं इसको बचपन से कहता आ रहा हूं गुजराती एसिड, दिमाग वाला, तेज, मतलब एसिड का एसिड, और कुछ बिगड़ा भी नहीं। आ रहा है समझ में? ये ऐसे ही है कि रंग लागे ना फिटकरी और रंग चोखो ही चोखो, समझ में आ रहा है? तो ये ऐसी कहानी है इसकी। तो दिस दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड गुजराती एसिड बाय मी ओनली। चलो अब हम आगे चलते हैं। तो पहले तो अपन प्रिपरेशन पढ़ते हैं कि भैया तुम लोग गुजराती एसिड को कैसे बनाओगे, H3BO3 को कैसे बनाओगे। पहला सवाल ये है, तो उसके लिए आपको क्या लेना पड़ता है? बोरेक्स। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 3 7, बोरेक्स ले लो। और अगर आपने बोरेक्स प्लस साथ में यहां पर पानी भी है, तो इसको बोरेक्स सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अगर आपने इसको एसिड में डाल दिया, मतलब HCl में डाल दिया, तो ये क्या करेगा? ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके आपको ऑर्थोबोरिक एसिड बना के देगा। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग, और यहां से NaCl के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। नाउ ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि आप बोरेक्स के सॉल्यूशन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हो तो बोरिक एसिड मिलता है। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। उसके अलावा आप डाइबोरेन से भी बना सकते हो। डाइबोरेन का फॉर्मूला क्या होता है? B2H6 को पकड़ पानी में डाल दिया ना, तो यहां पर ये H3BO3 बनाएगा। इसी को ऑर्थोबोरिक एसिड कहता है। आपको पता ही है कि H2B6 को अगर पानी में डाल दोगे तो वो H3BO3 बना देगा। किसी के भी हाइड्राइड को पानी में डालोगे तो वो उसके रिस्पेक्टिव ऑक्सो एसिड में उसको कन्वर्ट कर देता है। बड़ी कॉमन सी चीज है ये तो, ठीक है। इसके अलावा प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं हम लोग। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? तो देखो इसकी प्रॉपर्टीज मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये क्या करता है, पानी के साथ रिएक्ट करके खुद तो BOH4 माइनस में बदल जाता है, और ये पानी से आप लोगों को यस H प्लस आयन या फिर ये H3O प्लस आयन आप लोगों को प्रोवाइड करवाता है। अब क्योंकि ये खुद तो देता नहीं है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? वीक मोनोबेसिक एसिड कहते हैं, क्योंकि ये एक ही H प्लस आयन दे रहा है, ये खुद तो देता नहीं है, शाना है।
तो इन दैट केस ये वीक मोनोबेसिक एसिड कहलाता है। दिस इज वीक मोनोबेसिक एसिड, क्योंकि ये एक ही H प्लस आयन देता है, बाहुबली। अब दूसरी बात पर आ जाओ। अगर मान लो आप लोगों ने ऑर्थोबोरिक एसिड को हीट किया, तो आप जरा समझो ऑर्थोबोरिक एसिड होता क्या है। H3BO3, यही तो होता है H3BO3, सही है। या फिर आप इसको यू भी लिख सकते हो, BOH होल थ्राइस लिख सकते हो। तो अब अगर BOH होल थ्राइस को मैं लिखूं तो मतलब ये निकलेगा, सही है, कुछ ऐसा होता होगा।